जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने फिर यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूं। और बच्चों, मैं यह उम्मीद करता हूं और मुझे यह आशा है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और इस बार आप अपनी वैकेंसी सुनिश्चित, एक वैकेंसी आप अपनी सुनिश्चित जरूर करोगे। तो बच्चों, हम बिना समय गवाए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर है और आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन फर्स्ट है पौधों की, ऑप्शन सेकंड है चट्टानों की, ऑप्शन थर्ड है जीवाश्म की, ऑप्शन फोर है शैवाल की। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। क्या है? ऑप्शन थर्ड है। जीवाश्म की जो आयु है वो कार्बन डेटिंग बताती है। और जो कार्बन डेटिंग बताती है बच्चों, इसमें मैं आपको बता दूं, जो कार्बन डेटिंग बताती है, यह कार्बन डेटिंग जीवाश्म की बताती है। किसकी? जीवाश्म की बताती है। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, कार्बन डेटिंग की जो खोज थी 1949 में की थी। किसमें की थी? 1949 में। और ये किसने की थी? विलर्ड लीवी ने की थी। किसने की थी? विलर्ड लीवी ने की थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि जो जीवाश्म जो कार्बन डेटिंग है वह 50,000 पुराने, कितने? 50,000 पुराने जीवाश्म, 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्म की आयु बता सकता है। कितने? क्लियर है बच्चों? 50,000 वर्ष पुराने, क्या? 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्म की आयु के बारे में यह बता सकता है। उसके अलावा जो कार्बन डेटिंग है, यह जो 50,000 से अधिक जो पुराने होते हैं, 50,000 से अधिक जो पुराने चट्टान होती हैं, 50,000 वर्ष से अधिक, क्या? 50,000 वर्ष से अधिक, 50,000 वर्ष से अधिक पुरानी चट्टानों की आयु, चट्टानों की आयु के बारे में यूरेनियम डेटिंग बताता है। कौन बताता है बच्चों? यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग बताता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु के बारे में बताता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ऑप्शन फर्स्ट है शतरंज, ऑप्शन सेकंड है कबड्डी, ऑप्शन थर्ड है घुड़सवारी और ऑप्शन फोर है खो खो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है। हड़प्पा में शतरंज बहुत खेला जाता था, या जो हड़प्पा के निवासी थे उनका जो प्रिय खेल था वो शतरंज ही था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। ऑप्शन फर्स्ट है अष्टाध्यायी, ऑप्शन सेकंड है अर्थशास्त्र, ऑप्शन थर्ड है इंडिका और ऑप्शन फोर है महाभाष्य। तो मैं बता दूं, व्याकरण की जो सबसे पहली पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी। कौन सी है? वो है अष्टाध्यायी। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो अष्टाध्यायी के जो रचयिता थे वो कौन थे? पाणिनि थे। अष्टाध्यायी के जो रचयिता थे वो पाणिनि थे। कौन थे अष्टाध्यायी के रचयिता? पाणिनि थे। क्लियर है बच्चों? कौन थे? पाणिनि थे। उसके अलावा यदि बात की जाए तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य। उसके अलावा इंडिका की यदि बात की जाए तो मेगस्थनीज और महाभाष्य की बात की जाए तो पतंजलि। महाभाष्य के कौन थे रचयिता? तो वो पतंजलि थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन फर्स्ट है कपिल, ऑप्शन सेकंड है पाणिनि,
ऑप्शन थर्ड है आर कलाम और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड आर कलाम। क्या है? आर कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। क्लियर है? यदि कपिल की बात की जाए तो कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। किसके? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। क्लियर है? और पाणिनि मैंने अभी बताया है, पाणिनि की जो पुस्तक है वो अष्टाध्यायी थी और अष्टाध्यायी किससे संबंधित थी? व्याकरण से संबंधित थी। क्लियर है? अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है वास्को डी गामा, ऑप्शन सेकंड है अल्बुकर्क, ऑप्शन थर्ड है डी अल्मीडा, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा बच्चों 1498 में भारत आया था। कब आया था? 1498 में भारत आया था और यह कहाँ पहुंचा था? कालीकट, कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। क्लियर है? कालीकट के बंदरगाह पर यह पहुंचा था और इसका जो स्वागत किया था वहां उस समय राजा जमोरिन था। कौन था? राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। क्लियर है बच्चों? राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। और उसके अलावा वास्को डी गामा केवल 1498 में ही नहीं आया, वास्को डी गामा इसके बाद 2 बार और आता है। भारत कुल मिलाकर वास्को डी गामा 3 बार यात्रा करता है। कितनी बार यात्रा करता है? 3 बार यात्रा करता है। क्लियर है बच्चों? कितनी बार यात्रा करता है? 3 बार करता है। एक 1498 में करता है, एक 1502 में करता है और एक 1527 में करता है। और बच्चों एक मजेदार बात यह है कि वास्को डी गामा था इसकी मृत्यु भी भारत में ही होती है। कहाँ? इसकी कब्र बनी हुई है, मृत्यु भी इसकी भारत में ही होती है। क्लियर बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? एक डी अल्मीडा के बारे में और एक पॉइंट और बच्चों लिख लो, यह पहला पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। क्लियर है? पहला पुर्तगाली गवर्नर था। एक पॉइंट और है इसके बारे में, वो भी इंपोर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट यह है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत इसी ने की थी, या हम कह सकते हैं इसको शांत जल नीति की भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? शांत जल नीति भी हम लोग कह सकते हैं, जो डी अल्मीडा ने ही प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है 2005, ऑप्शन सेकंड है 2006, ऑप्शन थर्ड है 2008 और ऑप्शन 4 है 2009। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 2006 में नरेगा की शुरुआत हुई थी। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो नरेगा है, नरेगा की यदि बात की जाए तो नरेगा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो बच्चों गारंटी एक्ट। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो जो नरेगा है इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विश्व का पहला गारंटी वाला रोजगार देने वाला प्रोग्राम है। विश्व का पहला गारंटी से रोजगार देने वाला प्रोग्राम था। गारंटी से रोजगार देने वाला प्रोग्राम था। उसके अलावा यदि बात की जाए तो जब इसे 2006 में लागू किया गया था, 2006 में जब इसे लागू किया गया था तो केवल 200 जिलों में इसे प्रारंभ किया गया था। कितने जिलों में? 200 जिलों में ही इसे प्रारंभ किया गया था। उसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसका नाम 2009 में इसका नेम चेंज कर दिया गया। नेम इसका चेंज कर दिया गया या नाम इसका परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया? मनरेगा। क्या रख दिया गया?
मनरेगा। तो मैं बता दूं आपको कि नरेगा का तो सेम यही रहेगा, फुल फॉर्म नरेगा का तो यही रहेगा, लेकिन म से इसमें म एम और जुड़ गया, तो एम से इसका हो गया था महात्मा गांधी। क्या हो गया था बच्चों? महात्मा गांधी। क्या हो गया था? महात्मा गांधी। क्लियर है बच्चों? क्या हो गया था? महात्मा गांधी। क्लियर है? नरेगा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। कब प्रारंभ हुआ नरेगा? तो 2006 से प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में कितने जिलों में था? तो 200 जिलों में था, और 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 4 फरवरी, ऑप्शन सेकंड है 15 जनवरी, ऑप्शन थर्ड है 3 मार्च, और ऑप्शन 4 है 7 अप्रैल। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यदि बात की जाए बच्चों 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या? थल सेना दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च की बात की जाए बच्चों, तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, वन्य दिवस मनाया जाता है। और बच्चों 7 अप्रैल की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी किस से संबंधित हैं? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों राजघाट, ऑप्शन सेकंड है शक्ति स्थल, ऑप्शन थर्ड है वीर भूमि, और ऑप्शन 4 है किसान घाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है राजघाट से संबंधित महात्मा गांधी हैं। जबकि शक्ति स्थल से बात की जाए तो हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्लियर है बच्चों? कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उसके अलावा यदि बात की जाए इंदिरा गांधी थी। वीर भूमि की यदि बात की जाए तो वीर भूमि से संबंधित हमारे राजीव गांधी थे। राजीव गांधी थे, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी थे। और किसान घाट की बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह ये भी प्रधानमंत्री थे। और चौधरी चरण सिंह की बात की जाए बच्चों तो इन्हें हाल ही में या वर्तमान में या 2024 में भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया है? भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? ऑप्शन फर्स्ट है बिहार की, ऑप्शन सेकंड है गुजरात की, ऑप्शन थर्ड है उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन 4 है राजस्थान की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है बिहार की। क्लियर बच्चों? बिहार की जो गोदना है वह प्रमुख लोक कला है। क्लियर है? यदि बात की जाए बच्चों इसमें तो जैसे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की प्रमुख लोक कला मेहंदी है। क्या है? लोक कला प्रमुख राजस्थान की मेहंदी है। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो चौक पूर्णा। क्लियर है बच्चों? चौक पूर्णा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है विनोबा भावे, ऑप्शन सेकंड है बाबा आमटे, ऑप्शन थर्ड है रविन्द्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन 4 है हेनरी ड्यूरेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है विनोबा भावे। क्या है? विनोबा भावे ने ही पवनार आश्रम की स्थापना की थी। और ये कब की थी? तो विनोबा भावे ने ही 1940 में इसकी स्थापना की थी, और इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की थी। क्लियर बच्चों? कहाँ की थी? महाराष्ट्र में की थी। बाबा आमटे की बात की जाए तो इनका फेमस है, बहुत पूछा जाता है, आनंद वन। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए बच्चों तो शांति वन की स्थापना किसने की थी? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और हेनरी ड्यूरेंट की बात की जाए बच्चों तो इसने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रेड क्रॉस की स्थापना की थी। क्लियर है बच्चों? इसका राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नूरालीन किस राज्य का प्रमुख
लोक नृत्य है? नूरालीन किसका है? ऑप्शन फर्स्ट है नागालैंड, ऑप्शन सेकंड है महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड है गुजरात और ऑप्शन फोर है उत्तर प्रदेश। क्लियर बच्चों? क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नागालैंड। क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड की यदि बात की जाए तो बच्चों इसके कुछ और भी लोक नृत्य हैं प्रमुख इसके, जैसे इसके हैं चोंग, उसके अलावा इसका है रंगना, चोंग, रंगना, उसके अलावा दोहाई, 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 ये इसके कुछ प्रमुख और लोक नृत्य हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सीएए के तहत किस समूह को नागरिकता नहीं दी गई है? ऑप्शन फर्स्ट है सिख, ऑप्शन सेकंड है मुस्लिम, ऑप्शन थर्ड है ईसाई और ऑप्शन फोर है हिंदू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सेकंड, मुस्लिमों को सीएए के तहत नागरिकता नहीं दी गई है। मैं आपको बता दूं कि इसमें है क्या, सीएए की बात की जाए बच्चों, सीएए तो इसकी फुल फॉर्म है सिटीजनशिप, 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 सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीए जो लाया गया था वो 11 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019। क्लियर है बच्चों? कब? 11 दिसंबर 2019। तो इसमें प्रावधान क्या था? इसमें प्रावधान यह था कि इसमें 3 देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीन देशों के 6 समूह को नागरिकता दी जा रही थी भारत में, कि ऐसे जो भारतीय पहले इन देशों में रह रहे थे और वो लोग यदि भारत में आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो प्राप्त कर सकते हैं। अब ये इन 3 देशों, केवल ये 3 देश ही डिसाइड किए गए थे। और समूह कौन कौन से थे? समूह थे जैसे सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू, जैन और बौद्ध। यदि इन 6 समूह का कोई भी नागरिक इन 3 देशों का होना चाहिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों का कोई भी नागरिक इनमें से होना चाहिए, सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू, जैन और बौद्ध, और वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे मिल सकती है, लेकिन मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस भाग में किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है भाग 2, ऑप्शन सेकंड है भाग 3, ऑप्शन थर्ड है भाग 14 और ऑप्शन 4 है भाग 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है भाग 14, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। यदि बात की जाए भाग 2, तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। किससे? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। उसके अलावा यदि बात की जाए भाग 17, तो ये राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश के संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सेकंड है राष्ट्रपति, ऑप्शन थर्ड है संसद
और ऑप्शन 4 है सर्वोच्च न्यायालय। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 है, सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का संरक्षक होता है। क्लियर है? संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। यदि आपके जो संविधान है उससे कोई छेड़छाड़ करता है या आपको जैसे अधिकार दिए गए यदि उनका हनन होता है तो आप वो सर्वोच्च न्यायालय ही जा सकते हो। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वित्त आयोग का विवरण किस अनुच्छेद में है? क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 280, ऑप्शन सेकंड है अनुच्छेद 110, ऑप्शन थर्ड है अनुच्छेद 32 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 65। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 280। क्लियर है बच्चों? कौन है इसका आंसर? ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 280। तो बच्चों यदि बात की जाए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत करता है। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए तो वर्तमान में 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। किसका हो चुका है? वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। वित्त आयोग का गठन हो चुका है। गठन हो चुका है। अब अगर बात की जाए तो जो प्रथम वित्त आयोग था, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम या फर्स्ट वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। क्लियर है बच्चों? और आपके लिए एक काम है, आप मुझे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बताएं। क्लियर है? वर्तमान में ही बने हैं और यह करंट का भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब अगर बात की जाए बच्चों तो अनुच्छेद 110 है, यह धन विधेयक से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 32 की बात की जाए बच्चों तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है। किससे संबंधित है? यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। संविधान के उपचारों, संविधान की उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 65 की बात की जाए तो बच्चों यह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, किसकी में? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, कौन? उपराष्ट्रपति है वह पदभार संभाल सकता है। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 65 यह कहता है कि राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पदभार संभाल सकता है। क्लियर है बच्चों? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का स्थान ले सकता है, यह अनुच्छेद 65 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट है टोडा, ऑप्शन सेकंड है मुंडा, ऑप्शन थर्ड है भील और ऑप्शन 4 है उराव। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है टोडा। क्या है? टोडा। टोडा जो जनजाति है बच्चों यह तमिलनाडु में पाई जाती है। मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? यह तमिलनाडु में पाई जाती है। उसके अलावा यदि बात की जाए जो तमिलनाडु पाई जाती है, उसके अलावा इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नीलगिरी की पहाड़ियों में भी, कहाँ पर पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति पाई जाती है बच्चों? तो यह टोडा ही जनजाति पाई जाती है जो बहुपति प्रथा के लिए भी चलन में है। अब बात की जाए बच्चों मुंडा, यह झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पर? यह झारखंड में पाई जाती है। भील की बात की जाए बच्चों तो भील राजस्थान में भी पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। उसके अलावा उराव की बात की जाए तो ये भी झारखंड की प्रमुख जनजाति है। क्लियर बच्चों? झारखंड की जनजाति है। तो टोडा ऐसी जनजाति है जो बहुपति विवाह से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
ऑप्शन फर्स्ट है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सेकंड है स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन थर्ड है इंद्रावती नदी पर और ऑप्शन 4 है मांडवी नदी पर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। क्लियर है? यदि बात की जाए बच्चों इनके कुछ महत्वपूर्ण और जलप्रपात हैं, जैसे स्वर्ण रेखा की बात की जाए तो स्वर्ण रेखा नदी पर बच्चों हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात है। वो किस नदी पर है? तो वो स्वर्ण रेखा नदी पर है बच्चों। और इंद्रावती की बात की जाए बच्चों तो चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात है। और बच्चों यदि अगर बात की जाए तो मांडवी की यदि बात की जाए तो मांडवी पर दूध सागर, कौन सा? दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो दूध सागर जो है बच्चों ये आपका मांडवी नदी पर स्थित है। क्लियर है? दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये मांडवी नदी पर स्थित है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सेकंड है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन थर्ड है उत्तरी पूर्वी मानसून और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी मानसून है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपको सेकंड। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब मैं आपको बता दूं कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसकी जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है। शुरुआत की बात की जाए बच्चों तो शुरुआत में क्या होता है कि ये विषुवत रेखा है। ये क्या है? विषुवत रेखा है, 0 अक्षांश। क्लियर है? अब क्या होता है कि जो पवनें होती हैं वो ऐसे चलती हैं। कैसे चलती हैं? ऐसे चलती हैं, लेकिन वो जैसे ही विषुवत रेखा को पार करती हैं तो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। वो कैसे मुड़ जाती हैं? अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो होता क्या है कि 1 जून 5 जून ये जो भारत में जो दस्तक दे देता है मुख्यतः 5 जून को जो मानसून है वो पहुंच जाता है। अब आप लोग देखोगे कि ये पूरब है, ये कौन सा है? पूरब है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है और ये उत्तर हो गया और ये नीचे का दक्षिण हो गया। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग देखोगे कि जो ये दिशा है वो कौन सी है भाई? ये ऐसे मूव करती हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी। भाई दक्षिण और पश्चिम के मध्य में तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्लियर बच्चों? इसलिए इस मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। और भारत में लगभग 90% जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। भारत में जितनी भी वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। क्लियर बच्चों? पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो उत्तर भारत में, किसमें? उत्तर भारत में वो भी शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में जो उत्तर भारत में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ऑप्शन फर्स्ट है शुष्क कृषि विधि से, ऑप्शन सेकंड है खेतों में जिप्सम का उपयोग करके, ऑप्शन थर्ड है वृक्षारोपण और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, खारापन या क्षारीयता या बच्चों लवणीयता, क्या? या लवणीयता, ये तीनों एक ही बात है। क्या क्या? क्षारीयता या खारापन या लवणीयता तीनों ही एक ही बात है। और इनसे यदि ऐसी भूमि जिसमें खारापन है या क्षारीयता या लवणता है तो उसमें जो उर्वरक शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि आपकी फसल का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो जिस रेशियो में होना चाहिए उस रेशियो में वो नहीं हो पाता है। तो फिर क्या किया जाता है? इससे काफी समस्या हो जाती है और एक समय तो फिर ऐसा आ जाता है कि भूमि बिल्कुल बंजर होने लगती है। आपकी भूमि के ऊपर सफेद सफेद परत, नमक की सी परत जम जाती है। अब इससे निवारण के लिए क्या किया जाता है? इससे निवारण के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर सेकंड है, जिप्सम का उपयोग
आप यदि अपने खेतों में करते हो तो इस समस्या से आपको निजात मिल सकती है। क्लियर है बच्चों। एक और आता है, एक अम्लीयता की समस्या आती है। एक क्या आती है? अम्लीयता की समस्या आती है। अम्लीयता भी खेतों में पाई जाती है। यदि अम्लीयता आपके खेतों में पाई जा रही है तो वहां पर आपको चूना का उपयोग करना होगा। किसका उपयोग करना होगा? चूना का आप उपयोग करोगे तो उससे वहां अम्लीयता की समस्या समाप्त हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है सर आर्थर कॉटन को, ऑर्थर था ये। सेकंड है लेफ्टिनेंट ब्लेन को। ऑप्शन सेकंड है रॉबर्ट स्मिथ को। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गेहूं में बोनेपन मतलब गेहूं जो लंबा नहीं हो पाता, मतलब छोटा रह जाता, क्या रह जाता? बोनेपन का जीन है, जीव नहीं क्या जीन है। ऑप्शन फर्स्ट है नॉरिंटेन। ऑप्शन सेकंड है ओपेक 2। ऑप्शन थर्ड है डीजीवूजेन। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं बच्चों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है नॉरिंटेन। नॉरिंटेन ऐसा जीन है, यदि वो गेहूं की वैरायटी में आ जाता है तो उससे जो गेहूं के पौधे होते हैं वो बौने रह जाते हैं या छोटे छोटे रह जाते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक। ऑप्शन सेकंड है केरल। ऑप्शन थर्ड है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन 4 है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, केरल को ही मसालों का बागान कहा जाता है। बच्चों यदि इनमें और बात की जाए तो एक एक देख लीजिए। कर्नाटक का यदि बात की जाए तो यह कॉफी प्रोडक्शन के लिए इंपोर्टेंट है। क्या है? कॉफी उत्पादन में यह पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश कई का है लेकिन आप फिलहाल एक गेहूं लिख लीजिए, गेहूं के प्रोडक्शन में ये पहले नंबर पर है। और गुजरात की बात की जाए बच्चों तो ये मूंगफली में पहले नंबर पर है, मूंगफली के उत्पादन में ये पहले नंबर पर है। क्लियर है। कॉफी के उत्पादन में पहले नंबर पर कर्नाटक है, गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पर, ये भी पहले नंबर, ये भी फर्स्ट और ये भी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, कुड़नकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है राजस्थान। ऑप्शन सेकंड है गुजरात। ऑप्शन थर्ड है तमिलनाडु और ऑप्शन 4 है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन थर्ड, तमिलनाडु में कुड़नकुलम। कौन सा? कुड़नकुलम जो नाभिकीय संयंत्र है वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। यदि बच्चों बात की जाए तो इनमें कर्नाटक में बहुत फेमस है कैगा। कौन सा बच्चों? कैगा नाभिकीय संयंत्र है, वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। क्लियर है। नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में कौन सा है? कैगा। क्लियर है बच्चों। अब अगर बात की जाए गुजरात में तो गुजरात में है काकरापार। गुजरात में कौन सा बच्चों? काकरापार नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र गुजरात में है। उसके अलावा यदि बात की जाए बच्चों राजस्थान में तो राजस्थान में बच्चों रावत भाटा है। कौन सा है? रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र कहां पर है? तो वो राजस्थान में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टिस्को की स्थापना कहां की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है झारखंड। ऑप्शन सेकंड है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन थर्ड है कर्नाटक और ऑप्शन 4 है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है झारखंड। क्या है? झारखंड का एक स्थान है सचाई, झारखंड के एक स्थान सचाई में ही टिस्को की स्थापना की गई थी बच्चों। टाटा इंडस्ट्रियल स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों इसकी जो स्थापना की गई थी टिस्को की 1907 में की गई थी। कब की गई थी? 1907 में की गई थी और झारखंड के सचाई नामक स्थान पर की गई थी। और ये देश का पहला स्टील प्लांट था। ये क्या था? देश का पहला स्टील, देश का पहला
देश का पहला स्टील कारखाना था, देश का पहला स्टील कारखाना था। पूछा भी जाता है कई बार एग्जामों में, देश का पहला स्टील कारखाना कौन सा था? तो टिस्को था, जो 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है क्रोमियम और निकिल, ऑप्शन सेकंड है निकिल व तांबा, ऑप्शन सेकंड है ग्रेफाइट व तांबा, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है क्रोमियम और निकिल दोनों ही मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। क्लियर बच्चों। क्या क्या काम आता है? क्रोमियम और निकिल स्टेनलेस स्टील के निर्माण में सहयोग करते हैं या इनसे इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है जॉर्ज लेमेंटियर, ऑप्शन सेकंड है वैगनर, ऑप्शन थर्ड है चैम्बरलिन और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है जॉर्ज लेमेंटियर। क्या है? जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। और बिग बैंग सिद्धांत की बात की जाए बच्चों तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। क्लियर है बच्चों, यह किससे संबंधित है? यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बहुत पूछा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत। और ये किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। और इसका जो समय है वो लगभग समय जो माना जाता है वो है 1966 के आसपास। के वो 1966-67 में जॉर्ज लेमेंटियर ने ही बिग बैंग सिद्धांत दिया था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। क्लियर बच्चों। यदि वैगनर की बात की जाए बच्चों तो इसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर ने दिया था। विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये वैगनर ने दिया था और ये 1912 में दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? ऑप्शन फर्स्ट है 111 किलोमीटर, ऑप्शन सेकंड है 52 किलोमीटर, ऑप्शन थर्ड है 18 किलोमीटर और ऑप्शन 4 है 155 किलोमीटर। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों क्या? यह एक अक्षांश के कहने का मतलब यह, देखिए इसको आपको मैं समझाऊं कि ये आप मान लीजिए कि यह हमने पृथ्वी को मान लिया। किसको मान लिया? ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से काल्पनिक रेखा गुजरती है जो 0 अक्षांश है। क्लियर है बच्चों। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब क्या होता है कि विषुवत रेखा से, अब क्या होता है कि विषुवत रेखा से आप यदि विषुवत रेखा का जो उत्तरी भाग है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। क्लियर है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब अगर बात की जाए तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि 0 के बाद मान लीजिए फिर ये एक अक्षांश क्या है? फिर एक अक्षांश, फिर ऐसे ही 2 अक्षांश, ऐसे ही ये जाते जाते यहाँ पर ये कितना आ जाता है? 90। कितना आ जाता है? ये 90 अक्षांश आ जाता है और इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ऐसे इधर देखोगे तो ये एक अक्षांश। क्लियर है? जैसे 0 के बाद 1 2 3 फिर ये 90 तक, ऐसे इधर होता है, ऐसे ही इधर होता है 1 फिर ये 2 फिर ये ऐसे चलता आता है और यहाँ पर 90 अक्षांश होता है। इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो 90 अक्षांश इधर होते हैं, विषुवत रेखा से इधर भी 90 अक्षांश होते हैं। कितने होते हैं? 90 अक्षांश। और विषुवत रेखा से इधर भी क्या होते हैं? ये 90 अक्षांश होते हैं। अब बच्चों ये अक्षांश होता क्या है? अक्षांश होता है बच्चों, अक्षांश कुछ और नहीं होता बल्कि अक्षांश विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। क्या होता है? अक्षांश बच्चों कुछ नहीं होता बल्कि विषुवत रेखा से
अक्षांश क्या होता है मैं आपको बता दूं। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश की यदि बात की जाए तो विषुवत रेखा से, क्या विषुवत रेखा से दोनों गोलार्धों में, विषुवत रेखा से दोनों गोलार्धों की बात की जाए बच्चों तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में कोणीय दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय दूरी को ही अक्षांश कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे ये 1 से 2 अक्षांश है, क्या है? 1 से 2 अक्षांश है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ 3 अक्षांश, एक के बाद 2, फिर ये 3, मैंने थोड़ा सा कर दिया दूर समझाने के लिए। ये जो है, ये जो इनके बीच की दूरी होती है 2 से है तो 3 ही अक्षांश, 1 अक्षांश, तो इनकी मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? इन दोनों अक्षांश के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्लियर बच्चों? यदि यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें बच्चों, कमेंट करें और शेयर करें। क्लियर बच्चों? जिससे यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है हिंद महासागर में, ऑप्शन सेकंड है आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन थर्ड है प्रशांत महासागर में और ऑप्शन 4 है अटलांटिक महासागर में। बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसमें पूछा गया कि अक्षांश, शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर कहाँ मिलते हैं या कहाँ अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में आपको बता दूं कि ये गिनी की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? गिनी की खाड़ी है बच्चों, गिनी की खाड़ी। और आप मुझे देखकर बताना और कमेंट बॉक्स में कि गिनी की खाड़ी कहां पड़ती है। गिनी की खाड़ी के पास 0 अक्षांश और 0 देशांतर दोनों ही मिलते हैं या वहां से गुजरते हैं। क्लियर बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। अटलांटिक महासागर में ही गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर में ही गिनी की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है राइबोसोम को, ऑप्शन सेकंड है लाइसोसोम को, ऑप्शन थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया को और ऑप्शन 4 है गोल्जी कॉय को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब बच्चों अगर बात की जाए तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण करता। क्या? कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण करता कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता कहा जाता है। क्लियर बच्चों? संश्लेषण करता। उसके अलावा यदि बात की जाए लाइसोसोम को तो इसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं या सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सुसाइडल बैग कहते हैं। और बच्चों गोल्जी कॉय को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। यातायात प्रबंधक कहते हैं। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चिकनकारी काम जो पारंपरिक फुलकारी कला है निम्न में से किस जगह पर प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट है लखनऊ, ऑप्शन सेकंड है हैदराबाद, ऑप्शन थर्ड है जयपुर और ऑप्शन 4 है मैसूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है लखनऊ की चिकनकारी जो कला है वो बहुत ही फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से किस प्रकृति का सुरक्षा बाल्व कहा जाता है। क्या? सुरक्षा बाल्व कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? क्या? सुरक्षा बाल्व। ऑप्शन फर्स्ट है भूकंप को, ऑप्शन सेकंड है ओजोन गैस को, ऑप्शन थर्ड है ज्वालामुखी को और ऑप्शन 4 है नदियों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है ज्वालामुखी को।
किसको? ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। बच्चों देखियो कैसे कहा जाता है, ऐसे समझो आप लोग कि हमने मान लिया कि यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। अब जब यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है बच्चों, तो इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर या क्रोड। अब क्या होता है कि जब हम पृथ्वी के अंदर आते जाते हैं, तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। क्लियर है? क्या बढ़ता जाता है? तापमान बढ़ता जाता है। अब क्या होता है कि जब इसके अंदर आप जाओगे तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, जब ये पाए जाते हैं तो टेम्परेचर अंदर बढ़ता है। तो टेम्परेचर अंदर बढ़ता है तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो भी होता है वो मेल्ट होने लगता है। क्या होने लगता है? मान लीजिए जो भी होता है वो मेल्ट होने लगता है। ऐसे क्या होने लगता है? वो मेल्ट होने लगता है, या हम लोग कहेंगे कि वो पिघलने लगता है। क्या होने लगता है? अब वो पिघलने लगता है। जब ये पिघलने लगता है, क्या होने लगता है? जब ये पिघलने लगता है तो अब ये जाएगा क्या? इसमें क्या होता है कि जो ऊपर की चीजें होती हैं वो ठंडी होती हैं तो भारी होती है। क्या होता है? ठंडी होती है तो भारी होती है, वो नीचे बैठती है, और ये गर्म ऊपर आने लगती हैं। ऐसे यह संवन की प्रोसेस चलती रहती है, और इस संवन की प्रोसेस से ये जो मैग्मा है, ये क्या है? अंदर इसमें मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। और यह फिर इसको फाड़ते हुए ये ऊपर आ जाता है, और ये ऊपर आ जाता है जिसे हम लावा कहते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या कहते हैं हम इसे? लावा कहते हैं। याद रखना इस बात को कि पृथ्वी के अंदर जो चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ है उसे हम मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर ऊपर आ जाता है तो इसे हम लावा कहते हैं। और याद रखना कि लावा जब ऊपर आता है, भूकंप आपने देखा हुआ, ज्वालामुखी आपने देखा हुआ कि ज्वालामुखी में से ऐसे ये लावा ही निकलता रहता है। क्लियर है? और जब ये लावा निकलता है बच्चों तो इसका टेम्परेचर लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना रहता है? 1100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना गर्म होता होगा। इसलिए यह इसमें से निकलता रहता है, इसलिए ज्वालामुखी को ही क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिडबी क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है किसी देश की राजधानी, ऑप्शन सेकंड है वृक्ष का नाम, ऑप्शन थर्ड है बैंक, और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है बैंक, ऑप्शन थर्ड है बैंक। क्लियर है? सिडबी की बात की जाए बच्चों तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सिडबी। क्या? सिडबी। इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। चलो मैं लिख देता हूँ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चों यह एक बैंक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा जब इसमें नाम ही आ गया बैंक। और इसकी स्थापना बच्चों 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और इसका बच्चों हेड क्वार्टर या मुख्यालय वह लखनऊ में। कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर या मुख्यालय लखनऊ में है। क्लियर है? तो सिडबी क्या है? एक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती है? ऑप्शन फर्स्ट है तना में, ऑप्शन सेकंड है पत्ती में, ऑप्शन थर्ड है जड़ में, और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। क्या है? ऑप्शन सेकंड है। बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कुछ और नहीं होती, बल्कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा ही पौधों को भोजन मिलता है। क्या मिलता है? पेड़ पौधों को भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा मिलता है? तो वह
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही मिलता है। उसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। याद रखना बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि पौधे CO2 को तो एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को रिमूव करते हैं। मतलब CO2 को वो खाते हैं ऐसे समझो, और ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं। और यह प्रक्रिया दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है। कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो पत्ती होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा ही जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्लोरोफिल से प्रक्रिया करने के बाद या रिएक्शन करने के बाद यह CO2 को O2 में चेंज कर देता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनसबदारी पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है अकबर ने, ऑप्शन सेकंड है बाबर ने, ऑप्शन थर्ड है औरंगजेब ने, ऑप्शन 4 है शाहजहां ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, अकबर ने ही मनसबदारी पद्धति की शुरुआत की थी। बच्चों मनसबदारी में क्या होता था? मनसब दिया जाता था। मनसब से क्या है कि मनसब जिस व्यक्ति को या जिस सैनिक को दिया जाता था उससे उसका जो वर्चस्व है या उससे उसकी हैसियत मालूम पड़ती थी। क्या मालूम पड़ती थी? उससे उसकी हैसियत मालूम पड़ती थी। और मनसब में बच्चों दो प्रकार का होता था, एक होता था जात प्रकार का, एक होता था जात और एक होता था सवार का। क्लियर बच्चों? एक होता था जात का और एक होता था सवार का। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन फर्स्ट है शनि, ऑप्शन सेकंड है मंगल, ऑप्शन थर्ड है बृहस्पति और ऑप्शन 4 है पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है शनि। बच्चों याद रखना ये करंट का भी क्वेश्चन है। अभी 2-3 महीने पहले बहुत सारे शनि के उपग्रह ढूंढे गए हैं, इसलिए सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो गया है? शनि हो गया है। जबकि बृहस्पति द्वितीय है, कौन सा? दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। क्लियर है? सबसे अधिक कौन सा है? शनि है। इसके अभी ढूंढे गए हैं बहुत सारे और इसकी संख्या लगभग 95 हो गई है। कितनी हो गई है? इसकी संख्या लगभग, वैसे 93 भी लिखा मिल जाएगा और 93 से 95 हो गई है। बच्चों उसके अलावा शनि को वलय वाला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय वाला ग्रह या रिंग वाला ग्रह, वलय वाला ग्रह भी कहते हैं या रिंग वाला प्लैनेट कहते हैं। बच्चों यदि मंगल की बात की जाए तो मंगल बच्चों इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्लियर है? और इसके दो उपग्रह फीबोस व डीमोस। कौन कौन से इसके उपग्रह हैं? फीबोस व डीमोस, फीबोस व डीमोस, याद रखना। क्लियर है बच्चों? उसके अलावा बात की जाए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर है बच्चों? सबसे बड़ा ग्रह। और पृथ्वी बच्चों आपको बता दूं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट पृथ्वी, ऑप्शन सेकंड अरुण और ऑप्शन 4 मंगल और ऑप्शन 4 शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है पृथ्वी। अभी मैंने आपको बताया था इनके बारे में। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अच्छा नीला ग्रह कहते क्यों बच्चों? पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का कारण यह है कि पृथ्वी के लगभग 2/3, कितना? लगभग 2/3 से ज्यादा ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 71%, कितना है? लगभग 71% है और ज्यादा भी लिखा मिल जाएगा आपको। तो इस पर क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। तो जब इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो पानी की अधिकता या जल की अधिकता के कारण यह नीला दिखाई देता है। जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो पृथ्वी पर
अधिक पानी होने के कारण यह नीला प्रतीत होता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय पार की नदियां हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन सेकंड है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन थर्ड है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, हिमालय पार कहने का मतलब यह है कि हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहली नदियां। कौन सी नदियां? जब तक हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहली नदियां, या हिमालय पार की नदियों को हम लोग कह सकते हैं पूर्ववर्ती नदियां। क्या कह सकते हैं? पूर्ववर्ती नदियां भी कह सकते हैं, या एंटीसीडेंट भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है। अच्छा, अगर इसे आप याद करना चाहते हैं तो मैं आपको याद करा दूं एसएसबी। क्या? एसएसबी सशस्त्र सेना बल एक अर्धसैनिक बल होता है। बीएसएफ जैसे सीआरपीएफ होते हैं वैसे ही एसएसबी होता है। एस से बच्चे सतलज हो गया, दूसरी एस से बच्चों सिंधु हो गया, और बी से ब्रह्मपुत्र हो गया। क्लियर है बच्चों। एसएसबी से आप इसे याद कर सकते हो। इससे एस से हो गया सतलज। क्लियर है बच्चों। इस एस से हो गया आपका सिंधु, और इस बी से हो गया बच्चों ब्रह्मपुत्र। क्लियर है। मैंने भी बच्चे ऐसे ही याद किया और मैंने आप लोगों को बता दिया एसएसबी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ऑप्शन फर्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सेकंड है महमूद गजनवी, ऑप्शन थर्ड है फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन फोर है अकबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों फिरोज शाह तुगलक है। क्या है? फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक था। इसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगर वैसे पूछा जाए बच्चों तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। इसने किन किन को छोड़ दिया था? मैं आपको बता दूं बच्चों, इसने जो छोड़ दिया था वो बच्चों, महिलाओं और ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर नहीं लगाया था। विकलांग और थे, विकलांग, हैंडीकैप या दिव्यांगजन, इसको हम लोग अच्छा शब्द जो रहता है दिव्यांगजन। क्या? दिव्यांगजन। पहले तो विकलांग ही होता था, ये अब दिव्यांगजन कहते हैं विकलांगों या हैंडीकैपों को। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और आपको अगर जानकारी हो तो ये 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था और उसी दौरान ही जजिया कर को लगाया था। क्लियर है बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। बच्चों आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।